कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिया का दिमाग बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसी बीच उसे याद आया, आज जब सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा था उसकी आंखों में हवस नहीं थी, वहाँ सिर्फ बेचैनी थी, बहुत गहरी तकलीफ थी, जैसे सचमुच उसने 5 साल किसी को ढूंढते हुए बिताए हो। यही बात सिया को सबसे ज़्यादा डरा रही थी। कहीं कहीं वो फिर मेरे करीब तो नहीं आना चाहता। उसके होंठ कांप गए। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसका दिल उसी पल उसे धोखा दे गया, क्योंकि सच तो ये था कि जब सम्राट उसके करीब आया था तो एक पल के लिए उसकी अपनी धड़कनें भी रुक गई थी। 5 साल बाद भी उसका दिल उसी इंसान के सामने वैसे ही कांप रहा था, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रही थी। उसके गाल पर धीरे से एक आंसू बह निकला। क्यों लौट आए मेरी ज़िंदगी में? उसने बहुत धीमे से फुसफुसाया। इतनी मुश्किल से खुद को संभाला था मैंने। उसने समर को अपने सीने से लगा लिया। अब अगर सच सामने आ गया तो सब टूट जाएगा। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन दो लोग उसी एक अधूरी रात के सच में उलझे हुए थे। एक सच जिसे वक्त ने 5 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन अब शायद किस्मत खुद उसे सामने लाने की तैयारी कर चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की धूप फैलनी शुरू हो गई थी। शहर अब भी आधा नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सम्राट मल्होत्रा की आंखों में रात भर नींद नहीं आई थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई थी। कभी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता, कभी वापस कमरे में आकर बैठ जाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, सिया। आखिर थक कर सुबह होते ही वो बिस्तर से उठ गया। उसने खुद को किसी तरह नॉर्मल करने की कोशिश। जिम रूम में जाकर काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करता रहा, पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के मारते हुए, जैसे वो अपने अंदर की बेचैनी निकालना चाहता था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग की उलझन कम नहीं हो रही थी। हर बार आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, वही डरी हुई आंखें, वही कांपती आवाज़। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। उसने झटके से पंचिंग बैग को पीछे धकेला और कुछ सेकंड वहीं खड़ा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अगर खुश हो, उसने मन ही मन कहा, तो फिर तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों था? थोड़ी देर बाद वो नहाकर तैयार हुआ। ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने नीचे जाने की बजाय चुपचाप अपनी कार की चाबी उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। सड़कें अब धीरे धीरे जाग रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सम्राट का दिल अब भी अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार सिया के घर से थोड़ी दूर जाकर रुक गई। उसने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया और नज़रें सीधे उसी छोटे से गेट पर टिक गई। घर बेहद साधारण था, लेकिन जाने क्यों उसे वहाँ एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वो बिना पल के झपकाए दरवाजे को देखता रहा, जैसे बस एक झलक पाने के लिए वहाँ बैठा हो। दूसरी तरफ उसी वक्त सिया के घर के अंदर सुबह की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। रसोई में चाय की हल्की खुशबू फैल रही थी। सिया जल्दी जल्दी समर के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी रात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार यही डर उसके अंदर उठता रहा कि कहीं सम्राट सच तक पहुंचने की कोशिश ना करे। तभी पीछे से समर की उनिंदी आवाज़ आई, मम्मा। सिया तुरंत पलटी। समर आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अभी भी नींद से भरा हुआ था। उसे देखते ही सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो तुरंत उसके पास गई और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। समर ने भी आंखें बंद करके उसका गला पकड़ लिया। आज स्कूल नहीं जाना, उसने मासूमियत से कहा। सिया हल्का सा हंस दी। ऐसा थोड़ी होता है। उसने उसके बाल ठीक किए। जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद वो उसे तैयार कर रही थी। समर लगातार उससे बातें कर रहा था, लेकिन सिया का ध्यान बार बार कहीं खो जा रहा था। तभी समर ने अचानक उसका चेहरा पकड़ लिया।
मम्मा, आप रोए थे? सिया एक पल को चौंक गई। नहीं तो, उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। झूठ। समर ने उसके गाल को हाथ से छुआ। आपकी आंखें लाल हैं मम्मा। ये सुनकर सिया कुछ सेकंड चुप रह गई। फिर उसने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा। बस थोड़ा थक गई हूँ। बाहर कार में बैठा सम्राट अब भी उसी घर को देख रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और सिया बाहर निकली। उसके साथ समर भी था। सम्राट की नज़रें उसी पल उस पर टिक गई। हल्के रंग का सूट, खुले बाल और चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आज उसकी आंखों में थकान ज़्यादा थी। सम्राट का दिल एक पल को फिर तेज धड़कने लगा। उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। सिया बाहर आकर सड़क पर ऑटो देखने लगी। तभी अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसकी उंगलियां हल्की सिहर गई। उसने तुरंत चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सड़क लगभग खाली थी। कुछ लोग अपने काम में लगे हुए थे। दूर दूर तक कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे देखकर वो पहचान पाती। सम्राट ने उसी पल थोड़ा नीचे झुककर खुद को कार के अंदर छुपा लिया। कुछ सेकंड तक सिया इधर उधर देखती रही। उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। तभी एक ऑटो आकर रुका। सिया समर को लेकर उसमें बैठ गई और ऑटो आगे बढ़ गया। अगले ही पल सम्राट ने भी धीरे से अपनी कार स्टार्ट की और कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगा। उसकी नज़रें लगातार उसी ऑटो पर टिकी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन उसके दिल ने जैसे दिमाग की सुननी बंद कर दी थी। कुछ देर बाद ऑटो समर के स्कूल के सामने जाकर रुका। सम्राट ने अपनी कार उससे थोड़ा पहले रोक दी। उसने दूर से देखा। सिया बड़े प्यार से झुककर उसके गाल चूमा। समर हंसते हुए कुछ बोला और स्कूल के अंदर भाग गया। उसे देखते हुए सम्राट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जाने क्यों उस बच्चे को देखकर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। लेकिन अगले ही पल वही सवाल फिर उसके अंदर उठ खड़ा हुआ, पर यह बच्चा उसका नहीं। उसने तुरंत नज़रें फेर ली। दूसरी तरफ सिया स्कूल से वापस लौट रही थी। उसने फिर ऑटो लिया, लेकिन इस बार उसका दिल और ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन हर बार उसे कुछ नहीं दिखा। सम्राट जानबूझकर काफ़ी दूरी बनाकर चल रहा था। सिया ने आखिर खुद को समझाया कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है। कुछ देर बाद ऑटो उसके घर के सामने जाकर रुका। सिया उतरी और जल्दी जल्दी घर के अंदर चली गई। दूर खड़ी कार में बैठा सम्राट उसे देखता रह गया। दरवाज़ा बंद होते ही उसके अंदर जैसे अजीब दर्द उठा। उसने धीरे से अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसकी धड़कनें सचमुच बहुत तेज हो चुकी थीं। कैसे मान लूँ, उसने आंखें बंद कर ली, कि तुम किसी और की हो। 5 साल बिताए हैं मैंने तुम्हारी याद में, तुम्हें ढूंढने में। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। अगर तुम सच में किसी और की हो, तो फिर तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा मेरे सामने खड़ा है। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर आखिर खुद को संभाल कर उसने कार स्टार्ट की और वापस घर की तरफ निकल गया। जब तक वो घर पहुंचा तब तक करीब 9:30 बज चुके थे। अंदर डाइनिंग टेबल पर अनुराग जी और नीलिमा जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। नीलिमा जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही सम्राट अंदर आया, उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। सम्राट ने बस हल्का सा बस ऐसे ही कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिपी हुई नहीं थी। नीलिमा जी ने तुरंत गौर किया। क्या हुआ? उन्होंने चिंता से पूछा। सब ठीक है ना बच्चे? सम्राट जैसे अचानक होश में आया। हाँ, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मामी माँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। नीलिमा जी का दिल तुरंत बेचैन हो गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा? उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, बस निया के बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ में सचमुच खालीपन था। अनुराग जी हल्का मुस्कुरा दिए। ये तो होना ही था, उन्होंने कहा। सम्राट ने गहरी सांस ली। इसलिए कह रहा हूँ, अब आप दोनों मेरे साथ मुंबई चलिए।
नीलिमा जी और अनुराग जी एक दूसरे को देखने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, सम्राट ने इस बार थोड़ा गंभीर होकर कहा। अब यहाँ अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ सेकंड रुक कर बोला, कैसे भी मुझे कल निकलना पड़ेगा, काम है। उसकी आंखें अनजाने में फिर कहीं खो गई। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलें। नीलिमा जी लगातार उसे देख रही थी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ निया की विदाई की नहीं है, सम्राट के अंदर कुछ और भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसकी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। पहले नाश्ता कर लो, उन्होंने बेहद नरमी से कहा। सम्राट ने उनकी तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर चुपचाप खाना खाने लगा। लेकिन उसके दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही चेहरा था, सिया। दोपहर का वक्त था। अनुराग जी ऑफिस चले गए थे। सम्राट को भी चलने के लिए बोले थे, लेकिन वो कुछ काम है ऐसा बोलकर दोपहर में आने को बोला था। सम्राट सीधा अनुराग जी के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकते ही उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की तुरंत खड़ी हो गई। गुड आफ्टरनून सर। लेकिन सम्राट का ध्यान वहाँ नहीं था। उसकी नज़रें ऑफिस के हर कोने में बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। और फिर अगले ही पल उसकी नज़र दूर खड़े एक केबिन पर जाकर रुक गई। सिया वहाँ बैठी थी, हल्के पीले रंग का सूट, खुले बाल और चेहरे पर वही सादगी। लेकिन आज उसकी हालत बिल्कुल अलग लग रही थी। वो सामने लैपटॉप खोले बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अचानक सम्राट पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथों में पकड़ा पेन नीचे गिर गया। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा आसपास बैठे लोग भी सुन लेंगे। उसके मन में डर बिजली की तरह दौड़ गया। सम्राट की नज़रें उसी पर जमी थी, बिना पल के झपकाए, जैसे वो सिर्फ उसे देखना चाहता हो, समझना चाहता हो, पढ़ लेना चाहता हो उसके मन को। सिया ने तुरंत नज़रें झुका ली। उसने खुद को काम में बिजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका कर्सर तक सही जगह नहीं जा रहा था। सांसें बुरी तरह उलझ चुकी थी। तभी अनुराग जी केबिन से बाहर आए। उन्होंने सम्राट को देखा तो मुस्कुरा दिए। आ गया बेटा। सम्राट ने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान दी। जी मामू। लेकिन उसकी आंखें अब भी बार बार सिया की तरफ चली जा रही थी। अनुराग जी ने भी उसकी नज़रों की दिशा नोटिस की और उन्हें कुछ अजीब ज़रूर लग रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, आओ अंदर चलते हैं। सम्राट उनके साथ केबिन में चला गया। अंदर आते ही अनुराग जी ने उसे बैठाया। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, सम्राट धीमे स्वर में बोला। फिर कुछ पल बाद ऑफिस के चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोला, मामू आप खुद बताइए, यहाँ का काम किसे समझाना है? मैं आपके मैनेजर और असिस्टेंट को सब हैंड ओवर करवा दूंगा। अब आप मेरे साथ मुंबई चल रहे हैं। अनुराग जी हल्का मुस्कुरा दिए। इतनी जल्दी भगाना चाहता है हमें? भगाना नहीं, सम्राट ने धीमे से कहा, अपने पास रखना चाहता हूँ। माँ चाहे पिता, आप ही लोग हैं मेरे। अनुराग जी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। सच कहूँ बेटा, अब यहाँ अकेले मन भी नहीं लगता। नेहा चली गई, घर सूना हो गया है। सम्राट चुपचाप सुनता रहा। और तेरी मामी? अनुराग जी हल्का सा हंसे। उन्हें तो अब बस तेरी शादी की चिंता लगी रहती है। शादी का नाम सुनते ही सम्राट की आंखों के सामने अचानक सिया का चेहरा घूम गया। और फिर उसी के साथ वो शब्द, मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। उसके चेहरे की सारी नरमी एक पल में गायब हो गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसी आदमी का नाम चमक रहा था जिसे उसने सिया के बारे में पता लगाने के लिए लगाया था। सम्राट की आंखें तुरंत गहरी हो गई। उसने कॉल उठाया। हाँ, उधर से धीमी आवाज़ आई। सर, कुछ ज़रूरी मिला है, फ़ोन पर नहीं बता सकता, आपको मिलना पड़ेगा। सम्राट का दिल एकदम तेज़ धड़कने लगा। कहाँ? होटल रॉयल ब्लू, मैं पहुँच रहा हूँ। कॉल करते ही सम्राट तुरंत खड़ा हो गया। मामू, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, शाम तक मिलता हूँ आपसे। अनुराग जी ने सिर हिलाया। उधर बाहर सिया लगातार घबराहट से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने सम्राट को बाहर निकलते देखा, उसकी सांस कुछ सामान्य हुई, लेकिन अगले ही पल डर फिर लौट आया। वो यहाँ क्यों आया था? उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। और दूसरी तरफ सम्राट सीधा अपनी कार में बैठा तेज रफ्तार से होटल रॉयल ब्लू की तरफ निकल गया।
पूरे रास्ते उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहे। आखिर ऐसा क्या था जो उस आदमी फ़ोन पर नहीं बता सकता था? क्यों उसे महसूस हो रहा था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? होटल रॉयल ब्लू पहुंचते ही वो तेज़ी से अंदर गया। लॉबी के कोने में उसका आदमी पहले से बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। ऊपरी मंजिल पर बने उस शांत कॉर्नर में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर शीशे की दीवारों के पार पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त सम्राट का ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। उसकी आंखें सामने बैठे आदमी पर जमी थी और उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थाप दे रही थी। बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बोलो, आखिर उसने भारी आवाज में कहा। क्या पता चला? सामने बैठा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। फिर उसने फाइल टेबल पर रखते हुए कहना शुरू किया। सर, जितनी जानकारी निकलवाई जा सकती थी मैंने निकलवा ली, लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। सम्राट की आंखें हल्की सिकुड़ गई। मतलब ये कि मिस सिया? वो रुका। या शायद मिसेस सिया 6 साल पहले लखनऊ आई थी। उससे पहले वो मुंबई में रहती थी। मुंबई का नाम सुनते ही सम्राट की सांस एक पल को अटक गई। उसकी उंगलियां टेबल पर थम गई। आंखों के सामने तुरंत वही रात घूम गई, वही बारिश, वही लड़की, वही आंखें, वही कांपती हुई आवाज़। उन्होंने यहाँ कभी अपने पुराने अतीत के बारे में खुलकर किसी को नहीं बताया। बस इतना पता चला है कि जब वो यहाँ आई थी तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सम्राट चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल की धड़कन अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। और सामने वाला आदमी आगे फिर बोला, उन्हें यहाँ आज तक किसी आदमी के साथ नहीं देखा गया। सम्राट की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल आदमी की अगली बात ने उसे फिर उलझा दिया। मोहल्ले वालों का कहना है कि शायद उनकी शादी पहले हो चुकी है और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। सम्राट का चेहरा सख्त पड़ गया। शायद? जी सर, कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। वो अपने बारे में बहुत कम बात करती हैं, यहाँ तक कि अपने पति का नाम तक किसी को नहीं पता। सम्राट अब बुरी तरह से चुप हो चुका था। उसकी नज़रें सामने टेबल पर टिक गई थी, लेकिन दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। तभी आदमी फिर बोला, और एक बात, उसने हल्का झिझकते हुए कहा। जब वो यहाँ आई थी उनके करीब 8-9 महीने बाद ही उनके बच्चे का जन्म हुआ था। सम्राट की सांसें जैसे रुक गई। उसकी आंखें तुरंत ऊपर उठी। क्या? जी सर। और उसी बात को लेकर शुरू में लोगों ने उन्हें बहुत ताने दिए थे। कुछ लोग तो उन्हें, वो थोड़ा रुक गया, बदचलन तक कहते हैं। कुछ लोग तो इन्हें बिन ब्याही माँ भी कह रहे थे। सम्राट का चेहरा अचानक खतरनाक तरीके से सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की लालिमा उतर आई। नाम क्या है उन लोगों के? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ तूफान साफ महसूस हो रहा था। सामने वाला आदमी तुरंत घबरा गया। सर, वो तो बस मोहल्ले की बातें थी। एक अकेली लड़की बिना पति के अचानक एक बच्चे के साथ रहने लगे तो उन्हें हक मिल जाता है किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने का। सम्राट ने उसकी बात काट कर बोली। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। सामने वाला आदमी चुप हो गया। कुछ सेकंड तक वहीं भारी खामोशी छाई रही। सम्राट की आंखों के सामने अचानक सिया का चेहरा घूम गया। उसकी डरी हुई आंखें, उसका कांपता हुआ स्वर। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। फिर? सम्राट ने खुद को संभालते हुए पूछा। फिर धीरे धीरे सब बदल गया सर, आदमी ने कहा, क्योंकि मोहल्लों वाले ने खुद देखा कि वो कैसी लड़की है। बहुत शांत, समझदार, इज्जत से रहने वाली। उन्होंने कभी किसी को उनके घर में आते जाते नहीं देखा, ना कोई आदमी, ना कोई गलत संगत। बस अपनी माँ और बच्चे के साथ रहती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, अपने दम पर सब संभाल रही हैं। सम्राट के चेहरे की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखों में अब गहरी सोच उतर आई थी। एक बूढ़ी औरत से बात हुई थी मेरी, आदमी फिर बोला। वो बता रही थी कि शुरू शुरू में सिया जी को लोगों की बहुत बातें सुनकर रात रात भर रोते देखा है उन्होंने, लेकिन कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। बस अपने बच्चे को सीने से लगाकर चुपचाप सब सहती रही। सम्राट की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदलने लगी। उसके सीने में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसे अचानक से वो रात याद आई
जब सिया उसकी बाहों में कांप रही थी, उसकी आंखों में डर था, टूटन थी, और अगले ही दिन वो बिना कुछ कहे गायब हो गई थी। उसके मन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, कहीं समर मेरा बच्चा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। नहीं, बिना सच जाने मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन दिल था कि अब उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हर चीज़ जैसे एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। तभी उसका आदमी धीमे स्वर में बोला, सर, एक बात और है। क्या? मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी हुई थी। सम्राट की नज़रें तुरंत उस पर उठी। क्यों? क्योंकि जिस तरह की बातें मोहल्ले वाले करते थे, उससे साफ लगता है कि वो लोग भी कंफ्यूज थे। अगर उनका पति होता या शादी हुई होती तो इतनी बातें नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा आगे झुका। आज तक किसी ने उनके पति को नहीं देखा, ना ही कोई फोटो, ना ही कोई जिक्र, कुछ भी नहीं। सम्राट का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उससे खुद महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। मगर सिया शादीशुदा नहीं थी तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? अगर समर उसके पति का बेटा नहीं तो फिर किसका? और अगर अगर समर उसका बेटा हुआ तो? ये ख्याल आते ही सम्राट की पूरी दुनिया जैसे एक पल को थम गई। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। दिल के अंदर अजीब सी टीस उठी। 6 साल, पूरे 6 साल, अगर सचमुच उसका बच्चा उससे दूर रहा, सिया अकेले सब झेलती रही तो? उसने अचानक गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो गई थी। नहीं, अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं था। वो जल्दबाजी में खुद को उम्मीद नहीं देना चाहता था। लेकिन एक बात अब तय थी, सिया उससे बहुत बड़ा सच छिपा रही थी, और शायद वो सच सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं, उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। कुछ देर तक वो बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया, नीलिमा जी, उसकी मामी माँ। सिया उनके काफ़ी करीब थी। अगर किसी को सच पता हो सकता था तो शायद उन्हें। सम्राट तुरंत सीधा होकर बैठ गया। मामी माँ, उसने मन ही मन सोचा, उन्हें ज़रूर कुछ पता होगा। उसे अचानक याद आया कि नीलिमा जी कितने अपनापन से सिया की बातें करती थी, कितनी जल्दी वो उससे जुड़ गई थी। और अनुराग जी भी, क्या उन्हें सच पता था? क्या वो उससे कुछ छिपा रहे थे? जितना सोचता उतनी ही उलझन बढ़ती जा रही थी। दिल के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल चुकी थी, बहुत कमज़ोर लेकिन जिंदा। उसने धीरे से फाइल बंद की, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और घर के लिए निकल गया। रात के 8 बज रहे थे। नीलिमा जी डिनर लगा रही थी और सम्राट घर के अंदर दाखिल हुआ। नीलिमा जी को देखते हुए वो उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए खुद भी एक चेयर खींचकर बैठ गया, और नीलिमा जी का हाथ उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके इस व्यवहार से नीलिमा जी थोड़ा चौंकी, क्योंकि सम्राट जब भी अंदर से बहुत परेशान होता था तभी इस तरह उनके पास आकर बैठता था। नीलिमा जी को सम्राट की आंखों में बेइंतहा दर्द और बहुत सारी उलझनें नजर आ रही थी। उन्होंने सम्राट के गाल पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बच्चा, कोई बात है क्या? मामी माँ, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नीलिमा जी ने तुरंत उसके गालों पर हाथ फेर दिया। पूछो बेटा, सम्राट ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी, ना मुझे जज करेंगी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह। मैं आपको सब बताऊंगा माँ, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। उसकी आवाज़ में ऐसी बेचैनी थी, ऐसा प्यार था कि नीलिमा जी का दिल कस गया। उन्होंने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं कभी अपने बच्चे को जज कर सकती हूँ क्या? उनकी आंखों में ममता उतर आई। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जो पूछना है पूछो। सम्राट कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर आखिर उसने धीरे से पूछा, आप सिया के बारे में कितना जानती हैं? सवाल सुनते ही नीलिमा जी के चेहरे पर साफ आश्चर्य उतर गया। उनकी उंगलियां हल्का सा रुक गईं। सिया, उन्होंने अनायास दोहराया, और तुरंत सम्राट को गौर से देखने लगी। उनके मन में 1000 सवाल उठे, सम्राट और सिया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछती, सम्राट तुरंत बोला, मामी माँ, आपने वादा किया था, कोई सवाल नहीं। नीलिमा जी चुप हो गई। उन्होंने ध्यान से सम्राट की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, दर्द था, बेचैनी थी, और सिया के लिए एक अजीब सी फिक्र।
इतना गहरा एहसास कि नीलिमा जी का दिल खुद ब खुद सब समझने लगा। शायद उनके बच्चे के दिल में सिया के लिए बहुत कुछ गहरा था। तभी पीछे से अनुराग जी की आवाज़ आई, उससे क्या पूछ रहे हो बरखुरदार? जो पूछना है मुझसे पूछो। सम्राट ने तुरंत पलट कर देखा। अनुराग जी ऑफिस से अभी ही आए थे, जो उन माँ बेटे की बातें सुन रहे थे। जब उन्हें सम्राट का सवाल सुनाई दिया तो वो उनकी तरफ आ चुके थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में अपनापन। वो धीरे धीरे आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई रही। फिर अनुराग जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। 6 साल पहले की बात है। सम्राट का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसकी नज़रें पूरी तरह अनुराग जी पर टिक गई। एक रात मैं ऑफिस से लौट रहा था, अनुराग जी धीरे धीरे बोले। बहुत बारिश हो रही थी, सड़क लगभग खाली थी। तभी अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैं ब्रेक ना लगाता तो शायद। उनकी आवाज़ हल्की भारी हो गई। वो सड़क पर बेहोश हो गई थी गिरकर। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, भीग चुकी थी, चेहरा डरा हुआ और आंखों में ऐसा डर था जैसे दुनिया से भाग रही हो। सम्राट की उंगलियां धीरे धीरे कसने लगी। हर शब्द उसके सीने पर उतर रहा था। मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, अनुराग जी बोले, और वहीं पता चला कि वो माँ बनने वाली है। करीब 4 महीने का बच्चा था उसके पेट में। सम्राट की सांस जैसे अटक गई, उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। उस वक्त वो इतनी कमज़ोर थी कि ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। अनुराग जी की आंखों में पुरानी यादें उतर आई, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कि मदद लेते हुए भी उसे तकलीफ हो रही थी। नीलिमा जी भी अब चुपचाप सुन रही थी। अनुराग जी आगे बोले, मैं उसे अपने घर लाना चाहता था। मैंने कहा भी कि ऐसी हालत में वो अकेले कैसे रहेगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर उसने मुझे अपना पता दिया। मैं उसे वहाँ छोड़ने गया और तब पहली बार उसकी माँ से मिला। एक छोटा सा घर, बहुत साधारण हालत, और उस घर में बस वो और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। सम्राट अब बिना पल के झपकाए सुन रहा था। मैंने उससे पूछा भी था। अनुराग जी की आवाज़ और धीमी हो गई कि बेटा, तुम्हारा पति कहाँ है? शादी हुई है ना तुम्हारी? कुछ पल के लिए वो रुके, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी शादी नहीं हुई। सम्राट का दिल जैसे जोर से धड़का, उसकी सांसें भारी होने लगी। नीलिमा जी ने भी अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद मैंने उससे ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, अनुराग जी बोले, क्योंकि उसकी आंखों में इतना दर्द था कि लगा अगर और सवाल किया तो वो टूट जाएगी। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। मैं जब उसे छोड़कर आने लगा तो मैंने उसे अपना कार्ड दिया और बोला, बेटा, तुम मेरी बच्ची जैसी हो। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच मुझसे बोल सकती हो। मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूँगा। ये बोलकर मैं चला आया। फिर कुछ दिन बाद वो खुद मेरे ऑफिस आई। अनुराग जी हल्का मुस्कुराए। कहने लगी कि उसे कोई काम चाहिए। मैंने कहा, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन उसने साफ कहा कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है सर। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने मुझे बताया कि वो मुंबई में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम करती थी। उसने मुझे उस कंपनी का नाम भी बताया जिसमें वो काम करती थी। मैंने उससे पूछा, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है बेटा, उसमें काम करने के बाद लोगों की प्रमोशन होती है, तो फिर तुम यहाँ? उसने मुझसे कहा, सर, आपसे मुझे बहुत अपनापन मिला, एक पिता जैसा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके लिए मैंने मुंबई छोड़ दिया। लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए। किसी को ये बात पता नहीं चले कि मैं मुंबई से हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, ठीक है बेटा। सम्राट की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसके सामने बार बार सिया का चेहरा घूम रहा था। मैंने उसे अपनी कंपनी में काम दे दिया, अनुराग जी बोले। उसने धीरे धीरे अपनी मेहनत, उसका दिमाग, उसकी समझदारी सबके सामने आने लगी। आज जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत से है। नीलिमा जी की आंखों में भी सिया के लिए गर्व उतर आया। तुम जानते हो सम्राट, उन्होंने धीरे से कहा, उस लड़की ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अकेले झेला है। मैंने उसे रात रात भर काम करते हुए देखा है, अपनी माँ के लिए भागते देखा है, अपने बच्चे के लिए रोते देखा है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। अनुराग जी ने बात आगे बढ़ाई।
जब समर हुआ था ना, तब भी उसने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। खुद दर्द में थी, लेकिन बच्चे को सीने से लगाए बस मुस्कुरा रही थी। सम्राट की आंखों के सामने अचानक समर का हंसता हुआ चेहरा घूम गया। उस बच्चे के लिए वो माँ भी है और पिता भी। अनुराग जी की आवाज़ भर्रा गई। मैंने उसे हर हाल में लड़ते देखा है। समाज के ताने, लोगों की बातें, अकेलापन, सब कुछ सहा है उसने, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुना उसने मुझे बताया तो नहीं बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी लड़की से उसने प्यार किया था जिसने उसे धोखा दिया। शायद इस वजह से उसने मुंबई भी छोड़ दिया, और वो समर शायद उसी का बच्चा है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। फिर उन्होंने सीधा सम्राट की तरफ देखा। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो बेटा? सवाल सुनते ही सम्राट कुछ पल बिल्कुल चुप हो गया। उसके अंदर जैसे हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। दिल में दर्द, बेचैनी, उम्मीद, डर, सब कुछ। वो बोलना चाहता था, सब बता देना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। नीलिमा जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। अगर कोई बात है ना, उन्होंने बेहद प्यार से कहा, तो अकेले मत झेलो मेरा बच्चा। सम्राट ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, किसी लड़के ने शायद उसे धोखा दिया। अनुराग जी की कही हुई बातें, और उसी पल उसके अंदर कुछ बुरी तरह टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? उम्मीद कर रही हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।